मायके में पिटाई, ससुराल में मिठाई। कैलाश जैसे ही काम पर से घर वापस लौटता है, उसके घर वापस आते ही उसके दोनों बच्चे उसे घेर लेते हैं। अरे पिताजी, पिताजी आ गए। आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ और एक रिमोट कंट्रोल कार भी लेकर आया हूँ। ये लो, जाओ खेलो। तभी पारुल अपने पिता कैलाश से कहती है, पिताजी आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए हो? मेरे लिए आप कुछ क्यों नहीं लेकर आए? अरे लाया हूँ ना मैं तेरे लिए। मैं तेरे लिए एक टॉफी लेकर आया हूँ, ये ले, खा ले। पिताजी आप भैया के लिए चॉकलेट लाए हो और वो भी इतनी बड़ी, और साथ में रिमोट कंट्रोल कार भी लेकर आए हो। मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी टॉफी। अरे वो तो मेरा बेटा है, तू तो पराया धन है। पराया धन। आज तेरे लिए करके भी क्या फायदा, तू तो एक दिन दूसरे घर चली जाएगी। ऐसा सुनकर पारुल बेचारी चुप हो जाती है और वह कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद कैलाश अपनी पत्नी गायत्री से कहता है, अरे गायत्री, जरा खाने के लिए खाना तो लगा देना, बहुत जोरों से भूख लगी है। अजी अभी लगा देती हूँ। गायत्री खाने की टेबल पर खाना लगा देती है, जिसके बाद कैलाश अपने पूरे परिवार के साथ खाने की टेबल पर खाना खाने लगता है। खाना खाते खाते वह चिराग को अपने हाथों से खिलाता है। अरे बेटा, ये ले, खाना खा ले। तू तो जब से रिमोट कंट्रोल कार आई है तब से उसी के पीछे लगा हुआ है। अगर ऐसे खाना नहीं खाएगा तो मैं अगली बार से कोई खिलौना नहीं लाकर दूंगा। ये सुनने के बाद चिराग अपने पिता के हाथों से खाना खाने लगता है। तभी पारुल अपने पिता से कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। आप मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। पारुल की बात सुनते ही कैलाश खाना छोड़ देता है और खाने की टेबल से उठ जाता है, जिसके बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल कैलाश को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उसके 2 बेटे हों। अपने पिता को ऐसे जाते हुए देख पारुल की आंख में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह भी पेट भर के खाना नहीं खाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब पारुल और चिराग बड़े हो जाते हैं। पारुल स्कूल का आखिरी साल कर रही होती है और चिराग का फाइनल ईयर खत्म होने वाला होता है। अब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाऊंगी। देवी माँ मुझे अपना आशीर्वाद दो, जिससे मैं पूरे स्कूल में सबसे टॉप नंबर लेकर आऊं। पारुल पूजा करके स्कूल के लिए निकल जाती है। वहीं चिराग भी अपनी बाइक उठाकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। दोनों का फाइनल एग्जाम चल रहा होता है। पारुल अपने स्कूल में सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आती है, वहीं चिराग केवल 50% लेकर आता है, जिसके बाद कैलाश अपने बेटे चिराग को एक कार दिलवा देता है। ये लो बेटा, तुम्हारे पास होने की खुशी में। तभी पारुल कैलाश से कहती है, पिताजी देखिए, मैं अपने स्कूल में सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आई हूँ। अब मुझे भी चिराग भैया के कॉलेज में पढ़ना है। जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पिताजी, आखिर मेरे साथ आप ऐसा क्यों करते हो? चिराग भैया 50% से पास हुए और मैं पूरे स्कूल में हाईएस्ट नंबर लेकर आई हूँ। उसके बाद भी आप मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते। अब मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ लूंगा और तुम्हारी शादी कर दूंगा, इसलिए तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जाकर भी तुम्हें घर के काम काज ही करने हैं। पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे वैसे भी काम नहीं आने वाली, इसलिए घर के कामों में ध्यान लगाओ। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर पारुल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों से पारुल घर में ही रहने लगती है, जिसकी वजह से पारुल का दोस्त अर्नव परेशान होने लगता है। आखिर पारुल को हुआ क्या है और वो कहाँ है? क्यों उसने अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया? तभी पारुल की दोस्त निकिता अर्नव के पास जाती है और उससे कहती है, अर्नव तुम परेशान क्यों हो रहे हो? दरअसल बात यह है कि पारुल के पिताजी अब उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते और वह उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पारुल की शादी किसी से नहीं होने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? तुम किसी तरह से उसे घर से बाहर निकाल लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। निकिता पारुल के पास जाती है और उसे मंदिर जाने के बहाने से घर से निकाल लाती है, जिसके बाद निकिता पारुल को लेकर मंदिर में पहुँच जाती है। अरे निकिता, हमने पूजा तो कर ली है, फिर हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? तभी वहाँ पर अर्नव आता है और पारुल से कहता है, दरअसल पारुल, ये मेरा आइडिया था। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहली कक्षा से पसंद करता हूँ। तुम मेरा बचपन का प्यार हो। ये सुनते ही पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी किसी और के साथ शादी तय करवा दी है। वो बहुत अमीर है, लेकिन मुझसे पहले उसकी एक पत्नी थी जो किसी हादसे में मारी गई। तुम ऐसे इंसान को बिना जाने उससे शादी कैसे कर सकती हो? क्या पता उसने अपनी पत्नी को खुद मारा हो। अरे
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर अर्नव माता रानी के आगे से सिंदूर उठाकर पारुल की मांग भर देता है। ये क्या किया तुमने? अब मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बहुत मारेंगे। उन्हें तुम्हारे ऊपर जितने अत्याचार करने थे उन्होंने कर लिए, अब तो मेरी पत्नी हो। अर्नव पारुल के साथ उसके घर जाता है और जिसके बाद कैलाश गुस्से से कहता है, कल मुही कही कि अब तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस घर में जगह तो मेरी बचपन से ही नहीं है। आपने तो मुझे कहा था कि मैं पराया धन हूँ। आज मैं हकीकत में पराया धन हो चुकी हूँ। अपने बाप से जुबान लड़ाती हो तो मैं तो अभी सबक सिखाता हूँ। कैलाश पारुल के मुंह पर तमाचा मारने ही वाला होता है कि तभी अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, ऐसा करने का सोचना भी मत। पारुल मेरी पत्नी है और उसके ऊपर आंच भी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने पारुल से रिश्ते तोड़ दिए तो आज के बाद वो इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेगी। चलो पारुल। अर्नव पारुल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही अर्नव दरवाजा खोलता है, उन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। अरे आओ आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा। पारुल को कुछ समझ नहीं आता। वह अर्नव से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे आने की खबर माँ जी और बाबूजी को पहले से ही पता थी? जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब से ही तुम मुझे पसंद थी और मैंने अपने माता पिता को बता दिया था और तुमसे शादी करने का हौसला भी मुझे मेरे माता पिता ने ही दिया था। अरे बहू, दरवाजे पर क्या खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है बेटा। देखो बहू, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी जैसी हो और आज से तुम्हारा इस घर में उतना ही अधिकार है जितना कि अर्नव का है। तुम दोनों हमारे लिए एक समान हो। अपनी सास और अपने ससुर का इतना प्यार देखकर पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आप से कहती है, मायके में पिटाई, ससुराल में मिठाई, ये तो गजब ही हो गया। उस दिन के बाद से पारुल अपने पति अर्नव के साथ रहने लगती है। दोनों एक साथ पढ़ाई पूरी करते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एम्बिशियस कंपनी में काम करने लगते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बहू की 5 छोटी ननद। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था भाग्यवान। वैसे ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ, माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ। देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजी मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और ये छोटी बच्चियां कौन हैं? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है,
जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मायके से अच्छा ससुराल। पायल अपने चाचा चाची के साथ धौलपुर गांव में रहती थी। पायल की चाची चांदनी बेहद ही कामचोर और कसाई किस्म की औरत थी। वह खुद से कभी एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई कामचोर? पायल भागकर अपनी चाची के पास आती है। चाची, आपने बुलाया? हाँ हाँ, जाकर जल्दी से मेरे लिए मलाई मार के अदरक इलायची की कड़क चाय बना कर ला, साथ में प्याज पालक के पकौड़े भी। चांदनी की फरमाइश के पायल रसोई में आकर चाय पकौड़े बनाने में जुट जाती है कि कुछ ही देर में चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ नासपीटी निखट्टू, जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे हाथी घोड़े सब रेस लगाए बैठे हैं। लाई चाची, बस 5 मिनट। पायल इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं थी कि उसकी चाची चांदनी को खाने पीने में देरी बिल्कुल हजम नहीं होती, इसलिए वह जल्दी जल्दी चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है। तभी चांदनी उस पर बरसते हुए कहती है, 1 कप चाय और चंद पकौड़े तलने में तुझे इतनी देर लग गई? इतनी देर में तो मैं पूरी पकवानों से भंडार भर दूं। ऐसे ही हाल रहा तो ससुराल वाले एक दिन ही धक्के मार कर निकाल देंगे बाहर। अरे अब मेरे सर पर खड़ी क्या है? जा जाके रात के खाने की तैयारी कर। पायल आंसुओं से भरी पल के लिए रसोई घर का रुख करती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ पापा, आखिर आप दोनों अपनी बेटी को इस अनजान दुनिया में क्यों छोड़ गए? चाहे कितनी भी कोशिश करो, चाची कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं करती। हर दिन मेरे किए कामों में नुक्स निकालकर ताने मारती हैं। रात होने पर जब रामलाल घर लौटता है तो पायल चांदनी और उसे खाना परोसती है और जैसे ही खुद भी खाने की थाली पर बैठने के लिए कुर्सी खींचती है तभी चांदनी उसे झड़पते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये कुर्सी क्यों खींच रही है? वो चाची, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, सारा दिन कामों में निकल गया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी खाने की थाली लगा रही हूँ। बाद में अकेले खाने से बेहतर है कि आप दोनों के साथ बैठकर खा लूं। चुपचाप खड़ी रहे, बड़ी आई हमारे साथ खाने वाली। हमारी थाली में जो खाना बचेगा वो क्या तेरा बाप खाएगा? हाँ? चाची, रोज तो मैं आप दोनों का बचा खुचा जूठा नहीं खाती हूँ, क्या बिगड़ जाएगा जो एक दिन मैं अलग से खा लूंगी तो? पायल को ऐसा बोलता उसका चाचा रामलाल उसकी आवाज को दबाते हुए कहता है, चुप कर बेगे औरत, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अरे शुक्र मना हमारा जो भैया के मरने के बाद मैंने तुझे पनाह दी, वरना भिखारियों की तरह दर दर भटकती हुई भीख मांग रही होती। रामलाल के कड़वे शब्द पायल के सीने में फांस की तरह चुभ रहे थे, जिसके बाद वह रोती बिलखती हुई कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक रोज रामलाल चांदनी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, बड़ी उम्दा खबर लाया हूँ। अरे तो बताओ भी, बात क्या है? पायल के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। एक पैसे की मांग नहीं है उनकी। इसे हमारे 2 फायदे हैं। इसके ब्याह की जिम्मेदारी से पीछा छूटेगा और भाई साहब के इस प्रॉपर्टी पर भी हमारी पूरी दावेदारी जम जाएगी। अपने स्वार्थ को साधते हुए रामलाल और चांदनी पायल की शादी एक बड़े परिवार में कर देते हैं, मगर बहू बनी पायल के मन में बार बार ससुराल वालों की चिंता उमड़ घुमड़ रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। जब मेरे खुद के सगे चाचा चाची मेरे ना हो सके तो ससुराल तो शासन का दूजा नाम है। पायल अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी सास सीता कहती है, अरे बहू रानी, कहाँ खो गई? भीतर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है तुम्हारे ससुर, ये जेठानी ज्योति, ये निम्मी तुम्हारी ननद और मैं तुम्हारी सास। पायल को अंदर ही अंदर ससुराल वालों का खौफ खाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरी हुई झिझक देखकर उसकी जेठानी ज्योति कहती है, पायल, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। पायल अपने कमरे में आकर गहरी नींद में गुम हो जाती है और अगली सुबह 10 बजे उसकी आंख खुलते ही उसकी निगाह घड़ी की ओर घूम जाती है। शादी के पहले दिन मैं इतनी देर से उठ रही हूँ, पता नहीं मेरी सास, ननद और जेठानी मुझे कितना सुनाएंगी। इसी डर के साथ बेचारी बड़ी झुंझुलाहट के साथ नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ ज्योति कहती है, अरे पायल, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे कमरे में ही चाय ला रही थी।
जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी देर से नहीं जागना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोती रह गई। पायल की आंखों में उभरी उथल पुथल और बड़ी बेचैनी को देखकर ज्योति उसे सहलाते हुए सुलझा सा जवाब देती है। अरे पायल, इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, सारा काम खत्म हो चुका और मुझे जेठानी जी नहीं जीजी कहकर बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये लो, ये चाय पापा जी को दे आओ। पायल सर पर पल्ला किए अपने ससुर को चाय देते हुए धीमी आवाज में कहती है, ये लीजिए ससुर जी चाय। ये क्या पायल बहू, आज के जमाने में ये पल्लू, शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे ससुराल वाले पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करते। मगर ससुर जी, मैं तो इस घर की बहू हूँ। बहू? इस घर आंगन को ससुराल नहीं बल्कि मायका मान ले, और मुझे अपनी माँ। इस घर में बहू और बेटी का बराबर दर्जा है। ये सुनकर पायल की आंखों के आगे अपने चाचा चाची के सौतेलेपन की छवि उभर आती है, जिसके साथ बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के हैं, तू तो खामखा ही खौफ खा रही थी पायल। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट कर खाना बनाकर मेज पर लगाती हैं। सभी को खाना सर्व करके पायल खड़ी हो जाती है। तभी उसकी ननद निमी कहती है, अरे पायल भाभी, आप खड़ी क्यों हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाइए। अभी ननद को खाने के खातिर जोर कसता देखकर पायल झिझकते हुए बोलती है, मगर निम्मी, ऐसे कैसे? पहले तो घर के बड़े खाते हैं, फिर बहू। ये सुनकर बहू की सास सीता मुस्कुराते हुए उसे खाने की मेज पर बैठाकर खाने की थाली परोस कर कहती है, बहू, तुझे कहा था ना कि इसे ससुराल समझने की बजाय अपना मायका मान। खाने का असल मजा तो पूरे परिवार के बीच आता है। चल अब खाना शुरू कर, तेरे पहले निवाले के बाद हम खाएंगे। ये पहली बार था जब पायल के सामने जूठन से भरी थाली की बजाय प्यार दुलार से भरपूर खाना था। पायल के लिए उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। खाने का पहला कौर खाते ही बहू की आंखों से खुशी के अनूठे आंसू उमड़ पड़ते हैं और वह बेझिझक बोलती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना सुनहरा ससुराल मिला है। मैं हमेशा अपनों के प्यार को तरसती रही, हमेशा चाचा चाची में उस प्यार भरी छवि को खोजती रही, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ दुत्कारा। मगर आज मुझे अनाथ के पास माँ जैसी सास, पिता जैसे ससुर, सहेली जैसी ननद और बहन से बढ़कर जेठानी मिली है, और एक ऐसा जीवन साथी जिसने मुझे खुशी से स्वीकारा। आज मुझे सही मायनों में मायका मिल गया। भगवान सभी लड़की को ऐसा ही ससुराल दे। जिस अपनेपन की चाहत पायल को उसके मायके से थी, वह ससुराल में पूरी होती है। किसने सोचा था कि पायल को मायके से बढ़कर प्यार दुलार करने वाला ससुराल मिलेगा। आज पायल के हक की खुशियां उसकी झोली में आ ही गईं। जादुई दूध का कुआं। भीमापुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी था जो कि एक ग्वाला था। उसके पास 4 गाय थी और अचानक ही उसकी 3 गाय बीमार होकर मर जाती हैं, जिससे हरीश बहुत परेशान हो जाता है। उसके एक और गाय बीमार थी जो दूध देने में असमर्थ थी। ऐसे में हरीश का दूध बेचने का काम मानो ठप सा पड़ गया था। तभी अपनी पत्नी लता के माथे पर पानी की ठंडी पट्टी करते हुए वो कहता है, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो आप मुझे। मेरी 3 गाय चली गई, 4थी गाय भी बीमार है, पत्नी को भी तेज बुखार है, साथ में छोटा 2 साल का बेटा भी है। मैं अकेला क्या करूंगा? कैसे घर की स्थिति संभालो? मेरी मदद करो। व्यापार नहीं चला तो न मेरी पत्नी ठीक हो पाएगी, न वो गाय दूध दे पाएगी। तभी उसके घर पर मीनाक्षी आकर कहती है, अरे भाई साहब, जरा 1 किलो दूध देना। माफ करना मीनाक्षी बहन, अभी कुछ दिनों तक मेरी गाय दूध नहीं दे पाएगी, वो बीमार है। आप तो जानते ही हैं कि 3 गाय मेरी खत्म हो चुकी हैं। आप कहीं और से दूध ले लीजिए फिलहाल। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो मैं कहीं और से ले लेती हूँ अभी। ऐसा कहकर मीनाक्षी उल्टे पांव लौटकर कहीं और से दूध खरीद लेती है। वहीं लता कहती है, अजी परेशान मत होइए, दूध का व्यापार तो हो नहीं सकता, कोई और व्यापार ही देख लीजिए, घर में कुछ तो आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो सारी चिंता चिंटू की है। मैं समझ रहा हूँ लता, तुम्हारी सारी चिंता, सारी बातें। तुम ज्यादा मत बोलो, सिर्फ आराम करो, और कुछ चाहिए तो मुझे कहना। मैं सोच रहा हूँ जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी को ही बेच दूं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है, आप यही कर लीजिए, चिंटू का मैं ख्याल रख लूंगी।
थोड़ा बहुत बुखार उतर चुका है। ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर हरीश जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगता है। क्या हरीश के घर की स्थिति ठीक हो पाएगी? क्या वह फिर से दूध बेचने का व्यापार कर पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ें। हरीश लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था कि पास में से उसे एक आवाज आती है। तुम्हारी जो भी परेशानी है वो मैं दूर कर सकती हूँ, मेरी ओर आओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बस मेरे पास आ जाओ। हरीश उस आवाज के पीछे पीछे एक पुराने कुएं पर पहुंच जाता है और कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज कुएं से तो नहीं आ रही? तुमने सही जाना, ये आवाज इसी कुएं से आ रही है। मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर सकती हूँ। अगर तुम वापस से अपना दूध का व्यापार करना चाहते हो तो इस कुएं में अपनी सबसे अजीज या जिसे बेपनाह प्यार करते हो उसे त्याग दो। तत्पश्चात ये कुआं एक दूध का कुआं बन जाएगा, जिससे तुम जितनी बार चाहो उतना दूध बेचकर अपना घर चला सकते हो और जादुई दूध के कुएं से तुम्हारी गाय, पत्नी, तुम्हारा व्यापार, सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। सब कुछ ठीक करने का एक यही जरिया। सोचते सोचते हरीश घर पहुंच जाता है और अपने बेटे को देखकर कहता है, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए अजीज है, वो मेरा बेटा ही है। तो क्या ये करना मेरे लिए ठीक है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हे भगवान, आप पर भरोसा करके मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। तभी अपने सोते हुए बेटे को अपनी पत्नी की आंखों के सामने से वो ले जाता है और लता परेशान होती है मगर कुछ कर नहीं पाती। इतने में वो उसी कुएं के पास पहुंचकर कहता है, तुमने मुझसे जो कहा था उसी के आधार पर मैं अपने सबसे अजीज को इस कुएं में डाल रहा हूँ। अपने बेटे से ज्यादा मुझे और किसी से प्यार नहीं है। मेरे बलिदान को स्वीकार करो। ऐसा कहकर हरीश जैसे ही अपने छोटे से बच्चे को उस कुएं में डाल देता है तभी दूध के उफान से दूध बाहर आ जाता है और साथ ही उसका बेटा भी सही सलामत वापस आ जाता है। तभी एक देवी प्रकट होकर कहती हैं, मैं तुम्हारी नेक दिल, तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूँ। अपने बेटे की परवाह ना करते हुए भी तुमने उसका बलिदान दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम जितनी बार चाहो इस कुएं में से दूध लेकर बेच सकते हो, चाहे तो किसी गरीब को पिलाकर उसका भला कर सकते हो। इसलिए ये कुआं तुम्हारा है, एक गरीब का दूध कुआं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। शुक्रिया, मेरे बेटे को वापस लौटाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी मदद की। एक बात और, यदि इस कुएं का दूध कम हो जाए तो तुम्हें फिर से कोई पसंदीदा चीज इस कुएं में डालनी होगी, जिसके बाद दूध का कुआं फिर से भर जाएगा। ये कहते ही वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद हरीश अपने बेटे को लेकर घर छोड़ देता है और दूध के बड़े बड़े ड्रम रिक्शे में से ले जाकर दूध के कुएं से भरकर बेचने लगता है। उसके सारे ग्राहक वापस लौट आते हैं। अरे हरीश भाई साहब, शुक्र है कि आपने वापस दूध बेचना शुरू कर दिया। कहीं और का दूध लेकर बच्चे बीमार हो गए थे। कोई बात नहीं भाई साहब, अब से आप सब दूध यहीं से ले जाना और आस पड़ोस के लोगों को भी कह देना। जी 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 जरूर। भैया जरा 1 किलो दूध देना। जी, ये लीजिए। इस तरह से हरीश का सारा दूध खत्म हो जाता है। घर जाकर ड्रम में बचे कुचे बूंदे उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती हैं, जिसे वो अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क देता है और बीमार गाय के ऊपर भी। तत्पश्चात दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और हरीश कहता है, लता, तुम कैसी हो?
तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पर आपने ये जादू किया कैसे? मैंने ये सब नहीं किया, ये सब तो दूध के कुएं का कमाल है। ये देखो पैसे, इतने सारे दूध को बेचकर ही मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। और हमारी गाय भी अब स्वस्थ है, हमारी जिंदगी भी बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी हमारा तो भला हो गया, अब हमें दूसरों का भला भी करना चाहिए, दूध का भंडार करके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं और दूध लेकर आता हूँ दूध के जादुई कुएं से। जब तक तुम गोलू का ख्याल रखना। जी आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं से दूध लेकर आता है और लोगों को बांट देता है। अरे दूध तो खत्म हो गया, मुझे और कुएं से दूध लाना होगा और उसका स्तर भी कम हो गया होगा, जिसे बढ़ाने के लिए पिताजी की आखिरी निशानी से ये अंगूठी डालनी होगी मुझे, तभी उस जादुई कुएं से दूध ले पाऊंगा। ऐसा बोलकर हरीश पिता की आखिरी निशानी अंगूठी ले जाकर उस दूध के कुएं में डाल देता है, जिसके बाद फिर से दूध का कुआं भर जाता है और वह दूध लाकर बेचने लगता है। साथ ही उसकी बीवी गरीब बेसहारा लोगों व अनाथ बच्चों को दूध का भरपेट सेवन कराती, जिसके बाद उसे आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अब सुकून आया है लोगों का भला करके। गोलू बेटा आजा आजा, तू भी दूध पी ले। इस तरह हरीश का दूध बेचने का व्यापार कुशल मंगल चलता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर दो बूढ़े पति पत्नी आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटी मैंने सुना है तुम लोगों को मुफ्त में दूध पिलाते हो, क्या तुम हमारी बेटी की शादी में मिठाई बनाने के लिए दूध दे सकते हो? हाँ बेटा, भीख मांग मांग कर सामान जुटाना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, हम आपको दूध भी देंगे और जो भी सामान चाहिए वो भी ला कर देंगे। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएंगे। हाँ आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं में अनमोल चीज डालकर दूध के कुएं का स्तर बढ़ा देता है और सारा दूध उन बूढ़े दंपत्ति की बेटी की शादी में लगा देता है। साथ ही उस कुएं के चारों ओर एक सुरक्षा जाल लगा देता है। इस तरह अच्छे से उस लड़की की शादी हो जाती है और हरीश का दूध व्यापार भी जादुई दूध कुएं से अच्छा चलता है।